नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे और मारवाड़ के एक बहुत ही अहम राजवंश राठौड़ वंश की जो शुरुआती कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ लेख हैं जो इस वंश की जड़ों पर और इसके जो शुरू के शासक थे उनके संघर्षों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इन स्रोतों से हम ये समझें कि आखिर मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की नींव कैसे पड़ी, वो कौन लोग थे जिन्होंने शुरू में ये बुनियाद रखी, हम्म। और खास तौर पर उनकी उत्पत्ति को लेकर जो अलग-अलग बातें हैं वो क्या हैं। सही। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और मारवाड़ के इस प्रभावशाली वंश के उदय की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, खासकर जब शुरुआत ही थोड़ी कह सकते हैं बहसों से भरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये नाम ही ले लेते हैं, राठौड़। ये कहाँ से आया, मतलब इसके पीछे क्या सोच है। एक आम धारणा तो है कि ये संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से जुड़ा है। हाँ, ये सबसे प्रचलित मत है। राष्ट्रकूट जो दक्षिण का एक बहुत शक्तिशाली राजवंश था, तो माना जाता है कि समय के साथ ये शब्द थोड़ा बदला, राष्ट्रूढ़ हुआ, फिर राठौड़ बन गया। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मारवाड़ के राठौड़ वाकई उन्हीं दक्षिण के राष्ट्रकूटों से जुड़े हैं या कहीं और से आए हैं? इस पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। अच्छा, तो मतलब इस पर एक राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम स्रोतों को देखें तो कई तरह की बातें सामने आती हैं। जैसे कुछ बड़े नाम हैं इतिहास में, मूणोत नैन्सी हैं और जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, हाँ हाँ, ख्याति। जो उस समय के रिकॉर्ड की तरह होती थी। जी बिल्कुल। ऐतिहासिक वृत्तांत तो नैन्सी और जोधपुर ख्यात मानते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के शासक थे, गढ़वाल राजा जयचंद उनके वंशज हैं। जयचंद, वही जो चंदावर की लड़ाई में। हाँ बिल्कुल। 1194 में जब मोहम्मद गोरी ने उन्हें हराया तो कहा जाता है कि उनके परिवार के लोग पश्चिम की तरफ यानी राजस्थान की तरफ आ गए। तो ये एक मजबूत कड़ी लगती है, कन्नौज कनेक्शन। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। लेकिन आपने कहा मतभेद हैं। हाँ, है ना। क्योंकि कुछ दूसरे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जैसे बीकानेर के इतिहासकार हैं दयाल दास। वो अपनी ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताते हैं। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के वंश से। जी हाँ, सीधे भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ते हैं वो। तो ये एक तरह से उन्हें एक पौराणिक, एक दिव्य वंश परंपरा से जोड़ने की कोशिश है। और ये उस समय आम भी था। मध्यकाल में कई राजवंश अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए खुद को ऐसे महान वंशों से जोड़ते थे। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और फिर कर्नल टॉड जैसे ब्रिटिश इतिहासकार भी हैं, उन्होंने भी जो यहाँ की लोकल ख्यातें थीं, उन्हीं के आधार पर लिखा कि ये कन्नौज से ही आए थे। तो साफ है कि उत्पत्ति को लेकर कम से कम 2-3 अलग-अलग थ्योरीज चल रही हैं। वाकई दिलचस्प है कि एक ही वंश की जड़ों को लेकर इतनी अलग-अलग कहानियां। अच्छा, चलिए अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिन्हें मारवाड़ में इस वंश का संस्थापक मतलब आदि पुरुष माना जाता है, राव सिहा। हाँ, राव सिहा। कहा जाता है कि वो कन्नौज या उसके आसपास का इलाका छोड़कर मारवाड़ आए थे। जी, राव सिहा को ही मारवाड़ के राठौड़ वंश की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास उनके समय का एक ठोस सबूत भी है। पाली जिले में एक गांव है बीठू। बीठू, हाँ सुना है। वहां से एक शिलालेख मिला है, पत्थर पर लिखा हुआ लेख। वो बताता है कि राव सिहा की मौत लगभग 1273 ईस्वी में हुई थी। तो इससे हमें उनके समय का एक पक्का पॉइंट मिल जाता है। और उनकी मारवाड़ानी की कहानी भी बड़ी नाटकी सी लगती है। हाँ। सुनने में आता है कि जब वो पाली के इलाके में आए तो वहाँ जो पालीवाल ब्राह्मण थे, हाँ। वो कुछ स्थानीय कबीलों जैसे भीलों और मीणाओं की लूटपाट से बड़े परेशान थे। बिल्कुल सही। और उस दौर में सिर्फ इन कबीलों का ही डर नहीं था, बाहर से जो मुस्लिम हमलावर या लुटेरे आते थे, उनका खतरा भी लगातार बना रहता था। अच्छा। तो जब पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंह से मदद मांगी, सुरक्षा मांगी, तो उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने न सिर्फ भीलों और मीणाओं को काबू में किया, बल्कि मुस्लिम लुटेरों से भी उस इलाके की रक्षा की। और यहीं से कह सकते हैं मारवाड़ की धरती पर राठौर शक्ति का प्रभाव जमना शुरू हुआ। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि उन्होंने अपना जो मूल स्थान था, चाहे वो कन्नौज हो या कहीं और, वो छोड़ा क्यों? उस समय वहां क्या चल रहा था? देखिए, जो ऐतिहासिक डिटेल्स मिलती हैं उनसे पता चलता है कि लगभग 1226 ईस्वी के आसपास दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और वहां हरिचंद्र नाम के एक अधिकारी को सूबेदार मतलब गवर्नर बना दिया था। तो जाहिर है कन्नौज में गहड़वाल सत्ता खत्म हो रही थी, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। शायद इसी माहौल में राव सिंहा ने पश्चिम की ओर, मारवाड़ की ओर एक नई किस्मत आजमाने का फैसला किया। वो मारवाड़ आए और शुरू में उन्होंने खेड़ को अपना ठिकाना बनाया। ये आज के बाड़मेर के पास है।
और शायद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वहां एक छोटा मोटा किला भी बनवाया होगा। और उनका अंत भी, जैसा आपने बताया शिलालेख के हवाले से, वहीं के लोगों की रक्षा करते हुए हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसा बीटू शिलालेख से इशारा मिलता है और दूसरी ख्यातें भी बताती हैं, करीब 1273 ईस्वी में पाली इलाके को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए ही राव सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब उन्होंने उस जमीन के लिए जान दी जहां वो अपनी नई सत्ता की नींव रख रहे थे। राव सिंह ने एक शुरुआत तो कर दी, लेकिन किसी भी सत्ता को जमाना, उसे फैलाना, ये एक पीढ़ी का काम तो होता नहीं। तो उनके बाद उनके बेटे आए, राव आस्थान। उनका शासनकाल लगभग 1273 से 1291 ईस्वी तक मानते हैं। हाँ, निश्चित रूप से राव आस्थान ने अपने पिता का जो अधूरा काम था उसे आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी शक्ति को कंसोलिडेट किया, मतलब संगठित किया। खेड़, जो उनके पिता का केंद्र था, उस पर अपनी पकड़ मजबूत की। अच्छा। और फिर उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई। पास में ही ईडर राज्य था, वहां हमला किया और उस समय वहां भीलों का शासन था। उन्हें हराकर ईडर पर कब्जा कर लिया। ये मारवाड़ से बाहर उनका पहला बड़ा कदम था। तो ये संघर्ष और विस्तार का सिलसिला लगातार चलता रहा लगता है। हाँ, ये उस युग की सच्चाई थी। चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती थी। दिल्ली सल्तनत का दबाव भी बढ़ रहा था। हमें पता चलता है कि 1291 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी? अच्छा। हाँ। उनकी सेना ने मारवाड़ की तरफ हमला किया और पाली शहर को निशाना बनाया। और बिल्कुल अपने पिता राव सिंह की तरह राव आस्थान ने भी पाली की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई और खिलजी की जो ताकतवर सेना थी उससे लड़ते हुए वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। ये बात तो वाकई गौर करने वाली है। पिता और पुत्र दोनों का अंत लगभग एक ही तरह से हुआ, पाली की रक्षा करते हुए। ये शायद उस समय की अस्थिरता और बाहरी खतरों को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, राव आस्थान के बाद फिर उनके बेटे आए, राव धुहड़। उनका समय लगभग 1291 से 1309 ईस्वी तक रहा। जी, राव दुहड़। उनका शासनकाल भी लगातार संघर्षों से भरा रहा। उनके समय की एक बहुत बड़ी घटना थी, मंडोर पर अधिकार करने की कोशिश। मंडोर? ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। हाँ बिल्कुल, उस समय मंडोर पर पड़िहार राजपूतों का कब्जा था, जो एक बहुत पुराना और सम्मानित वंश था। राव दुहड़ ने पड़िहारों को हराया और कुछ समय के लिए मंडोर पर राठौड़ झंडा फहरा दिया। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत अहम था, क्योंकि मंडोर एक मजबूत किला था और मारवाड़ के लगभग बीच में था। लेकिन ये कब्जा ये टिक पाया क्या? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। जो हमें ऐतिहासिक वृत्तांत मिलते हैं वो बताते हैं कि पड़िहार अपनी ताकत फिर से जुटाने में कामयाब रहे और उन्होंने राव दुहड़ से मंडोर वापस छीन लिया। ओहो। इसके अलावा राव दुहड़ को दिल्ली सल्तनत की तरफ से जो तुर्क हमलावर आ रहे थे उनसे भी लगातार लड़ना पड़ा। तो ये दिखाता है कि राठौड़ों को अपनी जगह बनाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। और मैंने सुना है कि उन्होंने आसपास के कई दूसरे राजाओं को भी हराया था। हाँ, उनका संघर्ष सिर्फ मंडौर या तुर्कों तक ही सीमित नहीं था। ख्यातों में काफी वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बहुत युद्ध लड़े, आसपास के कई छोटे शासकों को हराया और जो उस समय के शक्तिशाली राजपूत वंश थे जैसे चौहान, हाँ, चौहान, जिनमें सोनगरा और देवड़ा शाखाएं थी, उनको भी हराया। जैसलमेर के भाटियों से भी लड़े, गुजरात के सोलंकियों को भी परास्त किया। तो इससे पता चलता है कि वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने और अपने विरोधियों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। और उनका अंत कैसे हुआ? क्या वो भी युद्ध में? हाँ, उनका अंत भी युद्ध भूमि में ही हुआ। जैसा हमें पता चलता है, 1309 ईस्वी के आसपास वो उन्हीं परिहारों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जिनसे उन्होंने कभी मंडोर जीता था और फिर खो दिया था। ये संघर्ष जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिल रहा था। सिंह, आस्थान, दुहड़, इन शुरुआती शासकों की कहानी तो वाकई लगातार संघर्ष की कहानी है। अब हम समय में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं राव चुंडा की। वो राव धुहड़ के पोते थे और उनका शासनकाल लगभग 1394 से 1423 ईस्वी तक रहा। इनके समय में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, मंडोर पर स्थायी राठौड़ अधिकार। बिल्कुल, राव चुंडा का जो दौर है वो मारवाड़ के राठौड़ इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। जैसा हमने देखा, राव धुहड़ ने मंडोर जीता जरूर था पर उसे रख नहीं पाए थे। राव चुंडा के समय तक मंडोर पर वापस पड़िहारों का ही राज था। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। मंडोर के जो पड़िहार शासक थे वो ईंदा शाखा के थे। ईना? हाँ, ईंदा गोत्र या कबीला कह लीजिए। तो ये ईंदा पड़िहार दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क सूबेदार थे उनके लगातार हमलों से बहुत परेशान हो चुके थे। और यहीं पर वो मशहूर कहानी आती है कि राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिल गया था। हाँ, ये कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि मंडोर के ईंदा परिहार तुर्कों के हमलों से इतने तंग आ गए थे
कि उन्हें लग रहा था कि अब मंडोर की सुरक्षा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तब उन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी बेटी की शादी राव चूंडा से कर दी। चूंडा उस समय एक उभरते हुए शक्तिशाली राठौर सरदार थे और दहेज के रूप में मंडोर का किला और आसपास का इलाका उन्हें सौंप दिया। अच्छा, इसके पीछे सोच यही थी कि चूंडा जैसा योद्धा ही अब तुर्कों से मंडोर की रक्षा कर पाएगा। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो एक तरह का राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था जिसने राठौड़ों की किस्मत ही बदल दी। निश्चित रूप से, एकदम सही समझा आपने। मंडोर का मिलना सिर्फ एक किला पाना नहीं था, ये मारवाड़ के दिल में सत्ता का एक स्थायी, एक सुरक्षित आधार स्थापित करना था। इसी ने भविष्य के राठौर साम्राज्य की नींव रखी। जाहिर है। मंडोर हाथ में आने के बाद राव चूंडा की ताकत कई गुना बढ़ गई। उन्होंने मंडोर को अपना सेंटर बनाया और फिर आसपास के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना अधिकार जमाया, जैसे खाटू, डिडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल। ये इलाके न सिर्फ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थे, बल्कि व्यापार और नमक उत्पादन के भी बड़े केंद्र थे। अच्छा, तो आर्थिक रूप से भी मजबूती मिली। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे नागौर के पास चूंडासर नाम का एक बड़ा तालाब बनवाया। उस जमाने में शासकों के लिए ऐसे काम करवाना अपनी धाक जमाने और प्रजा का समर्थन पाने का एक तरीका होता था। लेकिन इतनी सफलता पाने के बाद भी उनका अंत शांति से नहीं हुआ। दुर्भाग्य से नहीं। 1423 ईस्वी में पूगल, जो बीकानेर के पास है, वहां के भाटी शासकों ने किसी आपसी रंजिश की वजह से धोखे से राव चूंडा की हत्या कर दी। ये उस युग की राजनीतिक अनिश्चितता और विश्वासघात का एक और उदाहरण है। लेकिन राव चूंडा की विरासत खत्म नहीं हुई। उनकी एक रानी थी, चांद कंवर। उन्होंने जोधपुर में अपने पति की याद में वो प्रसिद्ध चांद बावड़ी बनवाई, जो आज भी अपनी खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। अच्छा, चांद बावड़ी राव चूंडा की रानी ने बनवाई थी, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो आज हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश की कहानी के जो शुरुआती अध्याय थे उनको खंगाला। हमने देखा कि कैसे उनकी उत्पत्ति को लेकर ही कितने अलग अलग मत हैं। कोई उन्हें कन्नौज की डहड़वालों से जोड़ता है, तो कोई सीधे सूर्यवंश से। फिर हमने राव सिंहा के मारवाड़ आने, पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनके संघर्ष को जाना। उसके बाद राव आस्थान के राज्य विस्तार के प्रयास और उनकी शहादत। जी। फिर राव धुवड़ का मंडौर पर वो क्षणिक अधिकार और लगातार युद्ध, और अंत में राव चूंडा द्वारा कूटनीति और शक्ति से मंडौर पर स्थायी कब्जा करने की वो महत्वपूर्ण घटना। बिल्कुल। ये पूरी जो यात्रा है, ये दिखाती है कि कैसे एक राजवंश लगभग शून्य से शुरू करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लगातार संघर्ष, कभी हार कभी जीत, सूझबूझ भरे गठबंधनों और मौकों का फायदा उठाकर अपनी जड़ें मजबूत करता है। सही कहा। राव सिंहा से लेकर राव चूंडा तक का ये जो कालखंड है, करीब 150 साल का, ये मारवाड़ में राठौड़ सत्ता के अंकुरित होने, जमने और फिर फैलने का समय था। ये नींव रखना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन शुरुआती शासकों ने जो नींव रखी, जो बलिदान दिए, और राव चूंडा ने जो मंडोर जैसा मजबूत केंद्र हासिल किया, उसके बिना क्या मारवाड़ का वो गौरवशाली इतिहास बन पाता जिसे हम बाद के शासकों के समय में देखते हैं, जैसे राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया, या राव मालदेव या महाराजा जसवंत सिंह। ये एक बड़ा सवाल है। ये वास्तव में लचीलेपन, दृढ़ता और राज्य निर्माण की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो लगातार संघर्षों के बीच से उभरती है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या स्थायित्व हमेशा संघर्ष के गर्भ